नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सतवीर सिंह सिसोदिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा, अंग्रेजी की प्रारंभिक क्लास और इनिशियल क्लास के अंतर्गत हमने नाउन चैप्टर शुरू किया था और पिछले वीडियो के अंत तक हमने नाउन में इसकी दो विशेष महत्वपूर्ण जानकारी कि इसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो वर्गीकरण है उसका किस आधार पर विभाजन किया जाता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन साझा की थी। और इसके साथ ही साथ नाउन के काइंड्स, विशेषकर 5 प्रकार के जो नाउन के काइंड्स होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। काइंड्स के दृष्टिकोण से हम बात करें तो नाउन का पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष और ज्योग्राफिकल यूनिक थिंग्स या फिर गांव, शहर, देश, महाद्वीप, महासागर आदि का नाम इन्वॉल्व होता है। प्रॉपर नाउन की महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और इसके साथ ही इससे पहले आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाता। वहां हमने एक अपवाद के बारे में भी ये चीज लिखी थी कि अगर जब दो प्रॉपर नाउन की आपस में कंपैरिजन करनी हो तो उस दौरान एक प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी का प्लेस किया जाता है। दूसरा नाउन का फेज हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक नाउन के या जातिवाचक संज्ञा के दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है कि ऐसा कोई शब्द जो किसी एक समुदाय विशेष की चर्चा करता हो, अर्थात ऐसा एक शब्द जो पूर्ण समुदाय, जिसमें हो सकता है कि अलग अलग प्रकार हो, वर्गीकरण हो। जिस तरीके से हमने एग्जांपल लिया था टीचर का, अब अध्यापक जो प्राइमरी कक्षाओं तक पढ़ाता हो, जो अपर प्राइमरी तक पढ़ाता हो, जो माध्यमिक सेकेंडरी कक्षाओं का अध्यापन करवाता हो, या फिर जो हायर सेकेंडरी या फिर कॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हो, तो जो पढ़ाने वाले सारे व्यक्ति जो होते हैं वो टीचर कहलाते हैं और ये टीचर शब्द जो है वो कॉमन नाउन में काउंट किया जाएगा। उसका अगला प्रकार हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन, अर्थात ऐसा कोई शब्द जो समूह या ग्रुप की चर्चा करे, अर्थात जिसमें कई सारी यूनिट है उनको एकजुट किया जाए, एक जगह इनको सेट करके और उस रूप में उसको कोई एक शब्द विशेष दिया जाए, तो उसे कलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। नाउन का जो अगला या चौथा प्रकार था वो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में पढ़ा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और अंतिम जो नाउन का प्रकार था वो था मटेरियल नाउन। आज की क्लास में हम नाउन का दूसरा जो चैप्टर है या जेंडर ऑफ नाउन के नाम से जिसे जानते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए काइंड्स ऑफ नाउन के पश्चात हम जेंडर ऑफ नाउन से अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो जेंडर ऑफ नाउन के दृष्टिकोण से देखें, जैसे नाउन के बेसिक रूप से 4 महत्वपूर्ण पार्ट्स, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है जेंडर ऑफ नाउन। अब जेंडर नाम से स्पष्ट है, जेंडर का मतलब होता है लिंग। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है नाउन का वो है केस ऑफ नाउन। और जो अंतिम प्रकार है नाउन का उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ नाउन। तो आज के इस वीडियो में हम नाउन के इस पार्ट्स अर्थात जेंडर ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर लिंग की बात करें तो हिंदी भाषा के अंदर किसी भी संज्ञा के 2 लिंग होते हैं जिन्हें हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। अर्थात जो स्त्री जाति से संबंधित कोई शब्द है या स्त्री जाति का बोध करवाता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भाषा के अंदर ये लिंग संख्या है वो 3 होती है। एक पुल्लिंग होता है जो पुरुष जाति का बोध करवाता है, एक स्त्रीलिंग होता है जो स्त्री जाति का बोध करवाता है, और इसके अतिरिक्त एक ऐसा शब्द होता है जिसे नपुंसकलिंग के नाम से परिभाषित किया जाता है। और उस लिंग के अंतर्गत ऐसी कोई चीज जो निर्जीव है अर्थात उसमें जीवन नहीं है उसको पढ़ा जाता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर 2 शब्द ले, एक घड़ी है दूसरा घड़ा है, तो हिंदी के अंदर घड़ी शब्द है वो स्त्रीलिंग कहलाएगा, घड़ा शब्द है वो पुल्लिंग कहलाएगा। लेकिन संस्कृत भाषा में इन दोनों ही शब्दों को ना तो पुल्लिंग में पढ़ा जाएगा और ना ही स्त्रीलिंग में, इसे नपुंसकलिंग में पढ़ा जाएगा। क्योंकि जब हम इनकी संरचना और इसकी पद्धति के बारे में देखें या उसका विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि इनमें जीवन नहीं होता है और ये दोनों चीजें निर्जीव है, इस कारण इन्हें नपुंसकलिंग में पढ़ा जाता है। अब जब हम संस्कृत भाषा के अंग्रेजी भाषा के लिहाज से बात करें तो अंग्रेजी में जेंडर ऑफ नाउन की संख्या जो होती है वो 4 होती है। अर्थात हिंदी या संस्कृत की तुलना में इसका जो पाठ्यक्रम है वो थोड़ा सा बड़ा है कि हिंदी के अंदर जो पुल्लिंग कहलाता है उसे अंग्रेजी में मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, हिंदी में जो स्त्रीलिंग कहलाता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर अंग्रेजी भाषा में कहते हैं।
हिंदी में नपुंसकलिंग होता नहीं, अर्थात संस्कृत भाषा में जो नपुंसकलिंग होता है उसे अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत नेटर जेंडर कहते हैं। और एक ऐसा जेंडर भी होता है अंग्रेजी भाषा में जो हिंदी और संस्कृत दोनों में नहीं होता, केवल अंग्रेजी भाषा में होता है, जिसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। तो आज हम नाउन के जेंडर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इस दृष्टिकोण से अपना जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो जेंडर ऑफ नाउन रहने वाला है। जेंडर ऑफ नाउन, ये केवल मात्र इसका ट्रांसलेशन है, अर्थात हिंदी के अंदर इसको लिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जेंडर ऑफ नाउन के दृष्टिकोण से हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर होते हैं। इसका जो पहला पार्ट होता है उसे कहा जाता है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर अर्थात इसे हम पुल्लिंग कह सकते हैं, हिंदी के दृष्टिकोण से इसे पुल्लिंग कहा जा सकता है। दूसरा जो जेंडर होता है वो होता है फेमिनाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर को हिंदी के अंदर स्त्रीलिंग कहा जाता है। तीसरा जो जेंडर होता है वो हिंदी भाषा में शामिल नहीं किया जाता, यद्यपि उसका संस्कृत में जरूर अस्तित्व पाया जाता है, और जिसे कहा जाता है अंग्रेजी के दृष्टिकोण से नेटर जेंडर है NEU, नेटर जेंडर। और इसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान दें कि हमारे यहाँ मानव समुदाय के अंदर एक वर्ग पाया जाता है जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है, अर्थात थर्ड जेंडर भी कहा जाता है, और उन्हें भी नपुंसक की संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ नपुंसकलिंग का मतलब मानव समुदाय से नहीं है, यहाँ नपुंसकलिंग का मतलब है ऐसी जो चीजें जिनमें जीवन का अस्तित्व ही नहीं है, अर्थात जो निर्जीव चीजें हैं उन्हें नपुंसकलिंग कहा जाएगा। और अंतिम जो जेंडर होता है उसे अंग्रेजी भाषा के अंदर कॉमन जेंडर कहा जाता है। और कॉमन जेंडर का मतलब हो गया सामान्य। अब इसी जेंडर के रूप में अंग्रेजी का जो लिंग का पार्ट है या जेंडर का पार्ट है वो थोड़ा सा विस्तृत है, क्योंकि ये प्रारूप संस्कृत भाषा में नहीं पाया जाता। अब अगर हम मैस्कुलाइन जेंडर की बात करें तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाता हो, अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाता हो, उसे हमें मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का मतलब ये हो गया कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की और इंडिकेशन करता हो। जैसे अगर हम शब्द की बात करें बॉय, अब बॉय का मतलब हो गया लड़का। अब अगर इसका विपरीतार्थ लिंग की बात करें, फेमिनिन जेंडर की बात करें तो गर्ल आ जाएगा, लेकिन बॉय शब्द जो है वो कॉमन नाउन है और उसको मैस्कुलाइन जेंडर के रूप में डेफिनेट किया जाएगा। अगर हम शब्द की बात करें किंग, अब किंग राजा, उसका फेमिनाइन क्वीन होता है, लेकिन ये जो किंग शब्द है ये पुरुष जाति का बोध करता है। अगर हम बात करें प्रिंस, अब प्रिंस मतलब राजकुमार, इसका विपरीतार्थक लिंग जो है वो राजकुमारी होता है, जिसके लिए प्रिंसेस शब्द यूज किया जाएगा। अगर हम शब्द लिखें डॉग, तो अगर हम माता कुतिया की बात करें तो उसके लिए अंग्रेजी भाषा में बिग शब्द यूज किया जाता है, जबकि नर के लिए डीओजी डॉग शब्द यूज किया जाता है। और ये जो शब्द हैं ये पुरुष जाति का बोध करवाने की वजह से पुल्लिंग कहलाते हैं या मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक अपवाद और है अंग्रेजी भाषा में, और वो इस नियम को थोड़ा सा विस्तृत या रुचिकर बना देता है कि जो शब्द पावर मतलब शक्ति के प्रतीक हों, उन्हें भी मैस्कुलाइन जेंडर कहा जाएगा। अर्थात ऐसे शब्द हैं जिनसे शक्ति स्पष्ट झलकती है। अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा की, अंग्रेजी के अंदर जिसे सन और मून के रूप में डिफाइन किया जाता है, तो सूर्य उसकी प्रवृत्ति अलग होती है, अर्थात उसमें उग्रता का अंश पाया जाता है।
इसके विपरीत चांद जो है उसमें कोमलता या शीतलता पाई जाती है। अब जब उनके जीवन से रिलेटेड बात करें तो ये एक भौगोलिक व्याख्या का विषय है। यद्यपि पुराणों में ये इनमें जीवन का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा के लिहाज से देखें तो सन शब्द जो है वो पावर का प्रतीक होने के कारण मैस्कुलाइन कहलाएगा, क्योंकि उसमें शक्ति या हम ये कह सकते हैं कि तेज बहुत ज्यादा होता है। सन के साथ साथ अगर हम वाइन शब्द की बात करें, शराब, अब शराब शब्द है, हिंदी के अंदर ये बोला जाता है कि उस पात्र में शराब रखी है या उस पात्र में दारू पड़ी है, लेकिन अंग्रेजी के दृष्टिकोण से ये इसे पुल्लिंग माना जाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जैसे व्यक्ति शराब का सेवन कर लेता है तो उसमें जो लक्षण आते हैं या शराब का जो असर आता है, यह कहने का मतलब इसको पीने से ही व्यक्ति अंग्रेजी बोलने शुरू कर देता है। तो इस कारण ये जो वाइन शब्द है वो पावर का प्रतीक माना जाता है, जिस वजह से इसे मैस्कुलाइन जेंडर में डिफाइन किया जाएगा। अगर हम इसी के साथ साथ लव शब्द की बात करें तो लव शब्द प्यार, ये भी अंग्रेजी के अंदर पुल्लिंग माना जाता है। हो सकता है जिन लोगों ने इसे अपने जीवन में आजमाया है तो उन्होंने उनके रिजल्ट शायद पावर वाले महसूस किए होंगे, जिस वजह से इसको अंग्रेजी के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर हम बात करें रेन, वर्षा की, तो जहां अंग्रेजी को विशेष महत्व दिया जाता है उस प्रदेश में ये विशेष विकराल रूप लेके आती है। इस वजह से ऐसे शब्द जो है उनको मैस्कुलाइन जेंडर ही कहा जाता है। तो मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर विशेषकर जो पुरुष जाति का बोध करवाता हो, इसके साथ साथ जो शब्द पावर या शक्ति का बोध करवाता हो या पावर या तेज का बोध करवाता हो, उन्हें हम मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर डिफाइन करेंगे। अगर हम बात करें अगले जेंडर फेमिनाइन जेंडर की, तो हिंदी परिभाषा में स्पष्ट है कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सामान्य तथ्य यही है अंग्रेजी के अंदर कि जो शब्द अगर मादा वर्ग से रिलेटेड है तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे, अर्थात जो स्त्री जाति का बोध करवाता हो। जो स्त्री जाति का बोध करवाता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से गॉडेस, अब इसमें गॉड भगवान, गॉडेस देवी, प्रिंसेस की अगर बात करें या हैन मुर्गी। अब अगर इसका विपरीतार्थ देखें तो पी हैन जो मुर्गा अगर हम कहें, या फिर अगर हम बात करें गर्ल की, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग जेंडर के अंदर काउंट किए जाते हैं, क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध करवाते हैं। इसी तरीके से एक्ट्रेस, एक्ट्रेस का मतलब अदाकारा या अभिनेत्री। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रिंसेस, प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी, क्वीन है, लेडी है, विमेन है। इस प्रकार के शब्द है वो फेमिनाइन जेंडर के अंदर काउंट किए जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैस्कुलिन जेंडर में ये दूसरा नियम है, उसी तरीके से अंग्रेजी में फेमिनाइन जेंडर से संबंधित भी एक अपवाद है, और इसमें ये है कि जो शब्द कोमलता के प्रतीक हो, अर्थात जिनकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा कोमल हो, शालीन हो, उन शब्दों को भी अंग्रेजी के अंदर फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। यद्यपि हिंदी भाषा के अंदर उनका वर्जन कुछ अलग हो सकता है। जैसे अगर हम शब्द की बात करें मून, अब मून चंद्रमा, लेकिन ये चांदनी देता है, शीतलता का प्रतीक है, इस वजह से ये स्त्रीलिंग कहलाएगा। मून के साथ साथ अगर हम बात करें हमारे देश का नाम, जैसे इंडिया, अब इंडिया देश का नाम है जिसका हिंदी वर्जन भारत होगा, लेकिन भारत के लोग भारत को भारत माता कहते हैं। शायद इंडिया में ऐसा कोई होगा जो ये कहता है कि भारत मेरा बाप है, सारे लोग यही कहते हैं भारत मेरी माता है। अब उस दृष्टिकोण से इंडिया शब्द है वो कोमलता से उसका लिंक हो गया, जुड़ाव हो गया, इस कारण हम इसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अगर हम बात करें शिप, पानी का जो जहाज होता है, वो भी फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। अगर हम बात करें नेचर, प्रकृति, और प्रकृति जो शब्द होता है वो भी स्त्रीलिंग शब्द को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से रिवर शब्द है, अब रिवर शब्द है नदी, क्योंकि ये सभ्यताओं का पालना कही जाती है, इस कारण रिवर शब्द को भी फेमिनाइन जेंडर माना जाता है। तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के अंदर विशेष रूप से डिफरेंस ये है कि जो स्त्री जाति का बोध करवाता हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जो पुरुष जाति का बोध करवाता हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो पावर का प्रतीक है वो पुल्लिंग कहलाया जाएगा, और जो कोमलता
या सादगी का प्रतीक है वो स्त्रीलिंग कहलाएगा। अब अगले हम जेंडर की तरफ बढ़ते हैं जिसका अस्तित्व हिंदी भाषा में नहीं पाया जाता और जिसे कहते हैं नपुंसकलिंग या न्यूट्रल जेंडर, जिसमें जीवन ना हो। अर्थात हम मान सकते हैं कि निर्जीव, ऐसा शब्द जो निर्जीव हो उसे नपुंसकलिंग कहा जाएगा। अब नपुंसकलिंग होने के पीछे इसमें एक कारण ये है क्योंकि उसमें जीवन का अस्तित्व नहीं है। जिस तरीके से हम एग्जाम्पल ले पेन, एग्जाम्पल अगर हम ले बुक, अब बुक जिसका हिंदी वर्जन पुस्तक होता है, पुस्तक ये हिंदी के अंदर ये बोला जाता है टेबल पर पुस्तक पड़ी है, उस दृष्टिकोण से ये स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा के दृष्टिकोण से हम देखें तो इसका जो वर्जन प्रारूप है वो नपुंसकलिंग या न्यूट्रल जेंडर ही रहने वाला है। अर्थात जिसमें जीवन की संभावना और निर्जीव जो चीजें हैं वो सारी की सारी नपुंसकलिंग कहलाती है। अपवाद स्वरूप इसमें कई सारे शब्द हैं, जैसे कार शब्द मिलता है और कार को स्त्रीलिंग मान लिया जाता है, यद्यपि नियम ये कहता है कि वो निर्जीव है, अर्थात उसमें जीवन नहीं है, इस वजह से वो नपुंसकलिंग की कैटेगरी में आएगी। और अंतिम जो जेंडर है उसे कहा जाता है कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर है, इसका अस्तित्व ना तो संस्कृत भाषा में है और हिंदी में तो इसका अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इसका थोड़ा सा विस्तार है। इसके पीछे एक लॉजिक है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुरुष व महिला दोनों के लिए इंडिकेट होते हैं या दोनों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, अब स्टूडेंट बैठे हैं उनमें महिलाएं भी है, अर्थात हम ये कह सकते हैं गर्ल्स स्टूडेंट भी हैं और बॉयज स्टूडेंट भी, लेकिन उन दोनों के लिए एक ही शब्द स्टूडेंट ही यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट अगर कोई बॉयज स्टूडेंट है तो उनको स्टूडेंट बोल दिया और अगर कोई इधर गर्ल्स स्टूडेंट बैठी है तो उनको स्टूडेंट नहीं बोल दिया, ऐसा तो नहीं होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और उसकी माँ टीचर है तो वो यही कहेगा माय मदर इज अ टीचर, वो कभी भी ये नहीं कहेगा माय मदर इज अ टीचरी, क्योंकि हिंदी के अंदर अध्यापक और अध्यापिका शब्द होता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार का स्पष्ट वर्गीकरण देखने को नहीं मिलता है। तो इस कारण ऐसे जो शब्द जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग या जो पुरुष व महिला दोनों समुदाय के बारे में इंडिकेट करते हुए या दोनों समुदाय का निर्धारण करते हुए उन्हें कॉमन जेंडर कहा जाता है। तो इसके रूप में हम लिख सकते हैं जो पुरुष व महिला दोनों समुदायों को बोध करवाता हो। और इससे कॉमन जेंडर कहते हैं। जिस तरीके से अगर हम एग्जांपल लें तो फ्रेंड शब्द लिख सकते हैं, हम टीचर शब्द लिख सकते हैं, हम स्टूडेंट शब्द लिख सकते हैं, आर्टिस्ट वर्ड लिखा जा सकता है। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। अब आर्टिस्ट कलाकार, डांसर नर्तक है, सिंगर गायक है। यद्यपि अभिनेता और अभिनेत्री के लिए अलग से एक्टर और एक्ट्रेस वर्ड आता है, लेकिन कलाकार के दृष्टिकोण से अगर इनके लिए कोई शब्द विशेष यूज करना हो तो वहां आर्टिस्ट वर्ड आएगा। अब इस दृष्टिकोण से ये जो चारों शब्द हैं ये किसी महिला के लिए भी यूज किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ पुरुष वर्ग के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। इस कारण ऐसे शब्द जो पुरुष और महिला दोनों के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर के रूप में डेफिनेट करते हैं, डिफाइन किया जाता है उनका। इसके अतिरिक्त एक अपवाद भी है, कुछ एक शब्द ऐसे जो सामाजिक कारणों की वजह से हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। अगर हम अपवाद की बात करें तो सोल्जर सैनिक, महिला और पुरुष दोनों से संबंधित व्यवसाय है, लेकिन फिर भी सैनिक को हमेशा पुल्लिंग ही माना जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त शू मेकर मतलब जूता बनाने वाला। हो सकता है कोई महिला अगर इससे संबंधित कार्य करती है, जूता बनाने वाली भी हो सकती है, लेकिन ये जो शब्द है शू मेकर है, सोल्जर है या बिजनेसमैन है, ये जो शब्द है ये सारे के सारे पुल्लिंग जाति को ये या हम कह सकते हैं कि मैस्कुलाइन जेंडर को इंडिकेट करते हैं। यद्यपि इनका जो व्यवसाय है ये महिला व पुरुष दोनों से संबंधित है, लेकिन सामाजिक कारणों से इन्हें मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम चेयरमैन शब्द की बात करें तो चेयरमैन पुल्लिंग या मैस्कुलाइन जेंडर को इंडिकेट करता है, जबकि इसका स्त्रीलिंग है, चेयर वुमेन होने की बजाय चेयर पर्सन होता है। इसी तरीके से स्पोक्समैन की बात करें तो उसका स्त्रीलिंग या फेमिनाइन जेंडर स्पोक्स पर्सन होगा। स्पोर्ट्समैन मैस्कुलाइन होता है, जबकि स्पोर्ट्स पर्सन शब्द जो है वो फेमिनाइन जेंडर होता है।
तो इस तरीके से जेंडर का ये चैप्टर है। जेंडर ऑफ नाउन के अंतर्गत विशेष रूप से 4 प्रकार के जेंडर यूज किए जाते हैं। पहला होता है मैस्कुलाइन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, जो स्त्रीलिंग के रूप में निरूपित किया जाता है। तीसरा होता है न्यूट्रल जेंडर, और चौथा जो होता है कॉमन जेंडर होता है। हाँ, हिंदी और संस्कृत की तुलना में ये पाठ्यक्रम थोड़ा सा विस्तृत है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नाउन के केस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अपनों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।